बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते चीफ हैं। जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स ने नई पेशबंदी की है, बल्कि मोर्चाबंदी की है। जी हां, वहां पर दो नए जजेस अपॉइंट किए गए और फिर उन दो में से एक जज को फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के बेंच में शामिल किया गया। यह खबर तो हम आपको दे चुके हैं। और मकसद इसका क्या है कि जब इमरान खान साहब की अपील आए तो यही बेंच सुने, कोई और बेंच इसको ना सुने। ऐसा क्यों किया गया, पहले तो आपको ये बताते हैं, और अब इसका तदारक क्या मौजूद है वो यहां से भी बताएंगे, और डायरेक्टली भी पार्टी के जो वुकला हैं उनके सामने ये गुजारिश रखेंगे कि अब इस पेशबंदी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 8 जजेस हैं, जिनमें से 6 जजेस जो हैं वो तो खुलकर ये खत लिख चुके और बता चुके कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है और दूसरी एजेंसीज किस तरीके से उनको, उनके अहले खाना को, वो भले बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाना हो या बाकी तमाम अगवा करना, तशद्दुद करना, धमकियां देना, उन तमाम कार्रवाइयों के बाद ये 6 जजेस बता चुके हैं कि उनसे ज़बरदस्ती फैसले लेने की कोशिश की जाती रही है। ये तो खड़े हो गए, अब उनको तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता उस तरीके से, या मर्जी के फैसले नहीं लिए जा सकते क्योंकि उन्होंने खड़े होने का फैसला किया। उसके बाद जो 7वें जज हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। कभी कभार शायद आपको कुछ ऐसा फैसला लगे जिसमें किसी मसलहत का काम ले लें, लेकिन अमूमी तौर पर वो भी इंडिपेंडेंट ही फैसले करते आ रहे हैं। तो पीछे रह गए जस्टिस आमिर फारूक अकेले। अब ऐसी अपीलें कानून के मुताबिक, जैसे 14 साल की सजा जो है वो अकेला जज नहीं सुनेगा, उसमें ज़रूरत होगी कि 2 जजेस डिविजनल बेंच में सुने। तो जस्टिस आमिर फारूक के साथ कोई और ऐसा नगीना, कोई और ऐसा हीरा था नहीं जिसको बिठाकर टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकें या करवा सके। अब आपको पता है कि इमरान खान किसी अदालत की कैद में तो है नहीं, किसी कानून की कैद में तो है नहीं, किसी 190 मिलियन, अल कादर ट्रस्ट, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इद्दत निकाह, साइफर, ये तो सब नाम है। असल बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है, और वो उनको तब तक कैद में रखना चाहते हैं जब तक उनका दिल है, और पूरे का पूरा सिस्टम उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब नए 2 जजेस को फौरी तौर पर चटबंगनी पटब्या की सूरत में उन्हें अपॉइंट किया गया। एक तो नए हैं जस्टिस मिन्हास और दूसरे हैं जस्टिस आजम खान। उनमें से जस्टिस मिन्हास को अब लगा दिया गया है डिविजनल बेंच में आमिर फारूक साहब के साथ, ताकि जो मर्जी के फैसले वो लेना चाहें वो वहां से दिलवा दें। अब ये तो हो गई उनकी प्लानिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या कर सकते हैं? हमने बहुत सारे जो मोतबर वकला हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत की, और जो बहुत ही सीनियर वकला है उन्होंने ये मशवरा दिया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये अपील दायर करें सज़ा के ख़िलाफ़, जो 14 साल और 7 साल वाली सज़ा है, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दें उसी वक्त, और उस एप्लीकेशन में जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये कहा जाए कि आपके बारे में चेयरमैन इमरान खान बारहा बता चुके हैं कि आप बाइस्ड हैं, इसलिए आप उनका मुकदमा मत सुनें। अगर आप सुनेंगे तो हम आपसे मुकदमा नहीं सुनवाना चाहते, और जो हाल ही में आपने 2 जजेस लगाए हैं, जिस तरीके से उनको लगाया गया है और जो सारा प्रोसेस है, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ, तो हमें उन पर भी एतमाद नहीं है। बाकी हाई कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद हैं, बेशक पूरी कोर्ट बैठ जाए या तो फुल कोर्ट बिठा दें फिर इमरान खान की अपीलों पर, या बाकी किसी भी जज के सामने लगा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये जो 2 जजेस और आप 3 लोगों के सामने अपने मुकदमात जो हैं वो नहीं सुनवाना चाहते। जाहिर है अब जवाब ये होगा कि आमिर फारूक साहब ने कौन सा पहले ये माना है जो अब मानेंगे। तो कम अज़ कम जब वो इस एप्लीकेशन को जो अपील के साथ दी जाएगी उसको टर्न डाउन करेंगे, तो आप सिर्फ इस एक एप्लीकेशन के ऊपर भी आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकेंगे। अब वहां पर भी या तो फिर जस्टिस अफरीदी को खुल के, जैसे आजकल वो एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, वो खेलनी पड़ेगी, और अगर वहां पर मोतबर और इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये पटिशन आ गई तो दूध का दूध, पानी का पानी वहां सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम तो वैसे बहुत ही मोतबर है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी भी सताइश करनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं उनमें बेशक सलमान अकरम राजा हों या सलमान सफदर हों या दूसरे तमाम जो वकला हैं जो केसेस लड़ रहे हैं, जिस बेहतरीन तरीके से वो चेयरमैन इमरान खान के केसेस को या बाकी पार्टी से रिलेटेड केसेस को इन बदतरीन हालात के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है। उनको हम ये मशवरा जो हमें वकला से मिला वो उनके सामने ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। पहला दिन था सदर ट्रंप का हल्फ बर्दारी और उसमें किए गए ऐलानात के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब सदर ट्रंप ने सदारती फरमान जारी किए हैं
उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले दिन में ऑफिस में आके दर्जनों, कुछ लोगों ने तो कहा था कि शायद 100 के करीब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने दर्जनों की तादाद में, ऐसे लगा किसी मशीन में से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल रहे हैं। लेकिन जो उनका सबसे पावरफुल और जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया और चौधरी निजामुद्दीन को घुटनों पे गिरा दिया, मैं अमेरिकी निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं, वो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें उन्होंने एक दस्तखत के साथ 1500 से ज़्यादा ऐसे लोगों की सजाएं फौरी तौर पर माफ़ कर दी और उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया, जिनको अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने सदर ट्रंप के हामी होने या उनके हक में निकलने, या जो पार्लियामेंट पर हमला, अमेरिकी पार्लियामेंट मीन कांग्रेस बिल्डिंग पर, कैपिटल हिल पर जो राइट्स हुए थे, जिसमें घुस आए थे सदर ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे, जब 2020 के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे जिनको सदर ट्रंप ने नहीं माना था और कहा था कि धांधली हुई है। उस वक्त जो उनके वोटर सपोर्टर्स थे, उन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर घुस आए थे और वहां से कांग्रेसमैन और दूसरे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी, और उन राइट्स को जमहूरियत पर अटैक कहा गया था। उन राइट्स के अंदर 1500 लोगों को जेल की सजाएं दी गई थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो बहुत लंबी सजाएं दी गई थी और उन्हें बगावत, गद्दारी और इस तरह के अलकाबात से भी नवाजा गया था। और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने इसके साथ साथ गालिबन 46 के करीब मुकदमे सदर ट्रंप पर भी बनाए थे और इस चीज़ का इत्मीनान कर लिया था कि अब सदर ट्रंप कभी भी जीतकर दोबारा शायद प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे। और ये जो उनके वोटर सपोर्टर थे, जिसकी मैं इस तफसील में नहीं जा रहा कि उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन जिन्होंने ट्रंप के साथ खड़े होकर उस टाइम उस बिल्डिंग में घुसे थे, उनको फिर ऐसी सजाएं दी कि उनको मिसाल बनाकर रख दिया और लंबी सजाएं दे के उनको जेल में डाल दिया। अब सदर ट्रंप ने जैसे ही ऑफिस संभाला तो जो चंद पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए, वो उन्होंने उन 1500 लोगों को बिल्कुल आम माफ़ी का उनके लिए ऐलान किया, मीन उन्हें क्लीन चिट दी और उनको सदारती माफ़ी देकर उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है रोबकारें फंस जाती हैं। रोबकार वो कागज़ होता है, जब जज आपकी ज़मानत मंजूर करता है या रिहाई का हुक्म देता है तो फिर अदालती अमला एक गंदे से कागज़ पर, वो मैं गंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा ही रद्दी सा कागज़ होता है, उसके ऊपर हाथ से लिख के एक रोबकार जारी करता है। अभी तक वो पुराना ही सिस्टम चल रहा है और उस रोबकार को, उस कागज़ को जेल खानाजात का जो डिपार्टमेंट है, मीन जेल होती है, उसके पास लेके जाया जाता है और वो फिर उस रोबकार को दर्ज करते हैं, उस अदालती फरमान को, और आपको रिहा करते हैं। तो वहाँ तो कई दिन रोबकारें ही फंसी रहती हैं और उससे पहले अगली अदालतों में अपील करके उस बंदे को जेल में रख लिया जाता है कई दफ़ा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुख्तसर बात यह है कि अमेरिका में इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन होती है और कहा जा रहा है कि कल मंगल वाले दिन, जो अमेरिका में कल होगा, आपका आज मंगल हो चुका, वहाँ पर इन लोगों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और इनमें से ज़्यादातर लोग जेलों में से बाहर आना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपके लिए ये है कि यही वो 6 जनवरी के मामला थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 9 मई जो पाकिस्तान में हुआ था, उन्हें ये जो राइट्स हुए थे 6 जनवरी को, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान में जो चौधरी निजामुद्दीन और उनके टाउट से, वो हमेशा ये हवाला देते थे कि देखिए वो अमेरिका में भी सदर ट्रंप के हामी जब कांग्रेस में आ घुसे थे तो उनके साथ फिर क्या किया गया था और उनको भी सजाएं दी गई थी। तो 9 मई को जस्टिफाई करने के लिए, हालांकि अमेरिका में वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बिल्कुल भी 25 लोगों को उस दिन गोलियां मार के कत्ल नहीं किया था, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को शहीद किया गया और जो कुछ सब कुछ हुआ वो आपके सामने है, मिलिट्री कोर्ट्स बनी और क्या कुछ हुआ। लेकिन आज अमेरिका ने और सदर ट्रंप ने उस मामले को हमेशा के लिए, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।